गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर डिस्कस किया था। किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उस चैप्टर में? एनी डाउट इन एनी पार्ट ऑफ द चैप्टर? चलो ठीक है, फिर आज मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिवाइज करवा रहा हूँ। वैसे मैंने ये चैप्टर पहले भी रिवाइज करवाया है, लेकिन क्योंकि मैं सीरियल नंबर वाइज करवा रहा हूँ तो मैं ये चैप्टर भी अभी रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, सो मेटल एंड नॉन मेटल्स का बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, उसे हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। मतलब कि ना उनमें पूरी तरह से मेटलिक प्रॉपर्टी होती है, ना नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटालॉइड। सो अगर ऐसा कहा जाए कि भाई एलिमेंट्स को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया, तो वी विल से 3 टाइप्स। ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन है वो दो है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देयर आर सम एलिमेंट which shows their property which is intermediate of metals and non-metals, that is called metalloid. So we have 3 categories, ठीक है, metals, non-metals और metalloid. metalloid क्या होता है हम चैप्टर के एंड में देख लेंगे। फिलहाल ना कुछ प्रॉपर्टीज, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। लस्टर, लस्टर का मतलब होता है शाइन। ना मेटल्स के सरफेस शाइनिंग होते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कि जो मेटल का रॉड होता है उसके ऊपर शाइन नहीं करता, वो तो बड़ा ही ब्राउन कलर का, डल कलर का होता है। वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उसका सरफेस कोरोड हो चुका है। तो अब वो जैसे मान लो आयरन का सरफेस है, तो वो आयरन नहीं रहा है, वो रस्ट फॉर्म कर चुका है, ठीक है, विच इज आयरन ऑक्साइड। अगर उसे हम रब करें थोड़ा सा, ठीक है, या उसको हम कट करें, तो जो अंदर का मेटल होगा इट विल बी शाइनिंग। सो मेटल हैव शाइनिंग सर्फेसेस, तो हम कहते हैं मेटल आर लस्ट्रस, लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। ध्यान रखना, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है, इसमें क्वेश्चन मोस्टली एक्सेप्शन से आता है, ठीक है। क्योंकि जनरल तो हर कोई टिक कर लेगा कि भाई अगर तुमसे बोला जाए कि भाई आयरन, इज आयरन लस्ट्रस, तुम बोलोगे यस आयरन मेटल लस्ट्रस है। पूछेगा इस कार्बन लस्ट्रस, तुम बोलोगे नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के जनरल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एक्सेप्शन से आएगा। तो पूरा टेबल तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें एक्सेप्शंस ध्यान में रखना है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं। So generally non-metals do not have shining surfaces except iodine. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसका सरफेस शाइनिंग होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन शुड बी लर्नड, रट्टा मार लो एक्सेप्शंस को। सेकेंड इज हार्डनेस। जनरली मेटल्स आर हार्ड। जनरली का क्या मतलब है? सभी मेटल्स हार्ड नहीं होते, मोस्टली मेटल्स हार्ड होते हैं। तो ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते हैं? सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम। अच्छा, सोडियम, लिथियम और पोटाशियम में कुछ कॉमन है? अब तो हमने पूरा साइंस पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ रिलेट करके तुम बता सकते हो ना। इज देयर एनीथिंग कॉमन? यस ऋषभ, चलो ठीक है भाई। LiNa और के हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। पहला तो ये डोबरेनिया ट्राइड्स बनाता था, ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी दिखता था, मेंडलीव के भी टेबल में दिखता था, और हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप 1 में आता है। ये सभी की सभी जो है, इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट साथ ही साथ इनके जो ऑक्साइड्स है वो वाटर सॉल्यूबल है, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। एंड इन क्योंकि ये ग्रुप 1 में लाई करते हैं, तो इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, एंड साथ ही साथ वैलेंसी भी 1 होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि तुम देख रहे हो ग्रुप 1 में लाई कर रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होंगे, सिमिलर होंगे। तो इनकी खास बात क्या है? ये जो LiNa और के होते हैं, दे आर सॉफ्ट, सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ।
हाथ में रख के अगर उसे नाइफ से कट करना चाहें तो दे कैन बी कट, ये कट हो जाएंगे. सो अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन दैट यू हैव टू लर्न. नाउ अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड इज द नॉन मेटल, बट तुम्हें यह पता होना चाहिए डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. अब हार्डेस्ट का ये मतलब नहीं कि उसको कट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर जो भी हमारे पास नेचुरल सब्सटेंस हो जैसे स्टोन्स वगैरह इतने सभी चीज होते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा फोर्स किसी चीज को अगर ब्रेक करने में लगेगा तो दैट इज द डायमंड. तो डायमंड इट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन का फॉर्म है, सो ये नॉन मेटल है. कार्बन का ये प्योर फॉर्म होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ पे क्लासिफाई, इट इज नॉट अ कंपाउंड. डायमंड इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. सो डायमंड जो है इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड at the same time it is the hardest natural substance known. Third state, most of the metals are solid except mercury. मरकरी का स्टेट क्या होता है भाई? गैस होता है मरकरी. इज मरकरी इन द गैसेस स्टेट? नो. मरकरी जो होता है वो किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है. वेरी गुड. so mercury is in the liquid state. So metals most of the metals they are solid except mercury जो कि लिक्विड स्टेट में होता है. कितने लोगों ने मरकरी देखा है और कहां देखा है? मरकरी देखा है कभी? बहुत अच्छे. थर्मोमीटर में, ठीक है, जो जनरली हम थर्मोमीटर यूज करते हैं उसके अंदर होता है मरकरी. मरकरी इज वेरी पॉइजनस, ठीक है, बहुत पॉइजनस होता है. अगर गलती से किसी के अंदर चला जाए, ठीक है, तो देयर इज नो स्कोप ऑफ दैट पर्सन रिमेनिंग अलाइव. तो मरकरी इज एक्सट्रीमली पॉइजनस. सो कमिंग बैक, नॉन मेटल्स की स्टेट की अगर बात करते हैं, मोस्टली दे एग्जिस्ट एज सॉलिड और इन द फॉर्म ऑफ गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन. ब्रोमीन इज ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आए, नेम अ मेटल एज वेल एज अ नॉन मेटल बोथ ऑफ विच आर इन लिक्विड स्टेट. सो मेटल में होता है मरकरी, नॉन मेटल में होता है ब्रोमीन, ठीक है. एक्सेप्शंस याद रखने हैं कि भाई जो एक्सेप्शंस है उसी से क्वेश्चंस आएंगे. मैल्येबिलिटी क्या होता है? सपोज तुम्हारे पास कोई ब्लॉक है और तुम उसको हैमर कर रहे हो, ठीक है, हथौड़े से तुम उसे पीट रहे हो. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट विल वो कंप्रेस होता जाएगा और वो फैलता जाएगा. सो इट विल कन्वर्ट इनटू शीट्स. सो जो ये प्रॉपर्टी होती है in which a substance when hammered convert into sheets, इसे हम बोलते हैं malleability. So metals are highly malleable. Metals में gold and silver ये सबसे ज्यादा malleable होते हैं. गोल्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 9th में याद करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, जब रदरफोर्ड को अल्फा पार्टिकल्स पास करवाना था, जब अल्फा पार्टिकल्स पास करवाना था तो उसे एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए था जो सबसे पतला रह सके, ठीक है, सबसे पतला रह सके. सो उसने उस समय गोल्ड फॉइल चूज किया था. गोल्ड फॉइल इज एक्सट्रीमली थिन, उससे पतला कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है. एल्युमिनियम इज, यस ऋषभ, एल्युमिनियम जो होता है वो मैल्येबल होता है बट नॉट एज हाई एज गोल्ड एंड सिल्वर. एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मैल्येबिलिटी के केस में गोल्ड सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सिल्वर की बारी आती है मैल्येबिलिटी में, ठीक है. नॉन मेटल्स मैल्येबल नहीं होते हैं, मतलब हमारे पास अगर कोई नॉन मेटल है ना और उसे हम हैमर करते हैं तो वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, इट विल ब्रेक. डक्टिलिटी की बात करते हैं. डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो हमारे देखो मैल्येबिलिटी में मैंने क्या किया, मैल्येबिलिटी में सपोज मेरे पास एक ऐसा सा ब्लॉक था,
और मैं इस पे हथौड़े से ऊपर से हिट कर रहा हूं, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एक्सपैंड कर जाएगा, फैल जाएगा ये। तो दिस इज मैलिएबिलिटी, इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि हमारे पास ये सब्सटेंस था, सब्सटेंस, हमारे पास ये ब्लॉक था, हम क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ फोर्स लगा देते हैं ऐसे, और इसको खींचते हैं, तो खींचते खींचते ये लंबा होना शुरू हो जाएगा, एंड मे बी पॉसिबल कि आफ्टर सम टाइम ये ऐसा हो जाए, ठीक है, और इसे खींचेंगे तो हो सकता है ये ऐसा हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी, इसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। मैलिएबिलिटी में हम फोर्स अप्लाई ऐसा करते हैं कि वो कंप्रेस हो जाए, और डक्टिलिटी के लिए मतलब उसको हम वायर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसे खींच रहे होते हैं, ठीक है, एक्सपैंडिंग फोर्स लगाते हैं। तो अगर डक्टिलिटी की बात की जाए तो मेटल्स आर हाईली डक्टाइल वाइल नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, इसलिए मेटल्स का इस्तेमाल वायर्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर एंड कॉपर, लेकिन फिर भी सिल्वर और कॉपर का इस्तेमाल जो है वो जनरली, जैसे देखो, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात हो रही है हमारे लिए, हम हीट का यूज कहां पर करते हैं, अगर मोस्टली देखें तो वी यूज वाइल मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, जब कुकिंग किचन का सामान बन रहा होता है, ठीक है, जिसमें फूड कुक किया जाता है, तो वहां पर हम चाहते हैं कि बेस्ट कंडक्शन ऑफ हीट हो जाए। So, although silver and copper are the best conductor, but they are quite expensive. That's why silver and copper are not preferred. इसके बदले एल्युमिनियम एंड स्टील प्रेफर किया जाता है, ठीक है। स्टील इज नॉट एन एलिमेंट, वो एक अलॉय होता है, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। नाउ, गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर तो सबको याद रहेगा, बट पीपल वोंट रिमेंबर द पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर याद नहीं रहेगा। So that's why this is again important कि lead and mercury they are the poor conductor of heat, ये heat के poor conductors होते हैं। Now अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो जनरली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अगेन ग्रेफाइट क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का एक फॉर्म होता है, ठीक है, जो हमारे पेंसिल में होता है ना, ग्रेफाइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर कार्बन का फॉर्म होता है। सो कार्बन तीन फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, फिजिकल फॉर्म में, एक होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, जो हमने कार्बन चैप्टर में देखा था, बट नॉट इंपॉर्टेंट, याद नहीं रखना, ठीक है, ध्यान में रखो कि कार जो डायमंड और ग्रेफाइट है दे आर द नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन, वो कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं है, वो प्योर फॉर्म है। नेक्स्ट डेंसिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली भाई मेटल की डेंसिटी हाई होगी, एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी भी हाई होती, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। लेकिन सोडियम और पोटाशियम अगेन, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई नहीं होते, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे दे विल स्टार्ट मेल्टिंग, तो अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन दैट यू हैव टू लर्न। नॉन मेटल्स की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। सोनोरस, सोनोरस का क्या मतलब है? यस ऋषभ, लिथियम इज, लिथियम का भी जो डेंसिटी है वो कम होता है, ठीक है, बट एनी टू इज एनफ, कोई भी दो याद रखो, दैट इज एनफ। नेक्स्ट सोनोरिटी की बात करते हैं, सोनोरिटी का क्या मतलब होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हिट करते हैं तो जो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सा साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सोनोरिटी। सो मेटल्स को अगर हिट किया जाएगा तो काफी लंबा सा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है, तो हम कहते हैं मेटल्स आर सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ऑक्साइड्स की बात करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, ये तो हमने एसिड एंड बेसिस में ही पढ़ लिया है, ठीक है। चलो, सो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी पे एक दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं।
जो मेन है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो रिएक्शन विथ एयर, देखो एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था। एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन। सो मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसी एग्जांपल है, ये चैप्टर 1 का एग्जांपल है कि कॉपर को जब हीट किया जाता है तो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है उसके सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम को हीट किया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम को हीट किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं क्या सर सारे के सारे इक्वेशन याद करना जरूरी है? तो नो, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अगर प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर्स उठा के देखोगे या सैंपल पेपर देखोगे तो मोस्टली जो है वो कॉन्सेप्ट लॉजिक पूछा जाता है। ठीक है, और जो इक्वेशंस है वो वही पूछे जाते हैं जिनका एनसीईआरटी में जनरली एक्टिविटी दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी की बुक जब तुम देख रहे होते हो तो उस समय जिन भी रिएक्शंस की एक्टिविटी साथ में दी हुई होती है वो रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे तुम नहीं छोड़ो। सो एक बार दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि भाई Cu plus O2 gives 2CO, Al plus 3O2 gives 2Al, Al2O3, but you don't have to mug it। मतलब ऐसा नहीं कि बैठ जाओ और इसको याद कर रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, ऐसा नहीं। अब जब तुम उसको बार बार पढ़ोगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये चीज छप रहा होगा कि भाई ऐसा है ऐसा है। तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द लॉजिक, लॉजिक याद रखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। नाउ अब हमने देखा कि जो मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। बट क्या सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी सेम होती है? क्या सभी मेटल्स एक तरीके से रिएक्ट करते हैं एयर के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। एक लॉजिकली एक बात समझो ना तुम, एक बात समझो, क्योंकि हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब एक बात समझो कि कोई भी एलिमेंट अगर रिएक्ट कर रहा है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ तो वहां पर बेसिकली क्या हो रहा है? या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, जो भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही हो रहा है। ठीक है, तो क्या सभी मेटल्स में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्या सब में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग मेटल्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सोडियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड इसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि भाई सोडियम, लिथियम और पोटाशियम, ठीक है, आई होप तुम लोग अब थोड़ा सा तो कनेक्ट कर पा रहे होगे चैप्टर 5 के साथ। तो अगर इन तीनों की हम बात करें तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अगेन द क्वेश्चन कम्स, क्या तीनों अपने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब तीनों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या वो सेम तरीके से बिहेव करेंगे? तो हमने पढ़ा था नो, ऐसा भी नहीं होगा। उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, अलग अलग चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट क्योंकि सभी मेटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है और इवन इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम तो उनका एक्सचेंज जो है वो मेटल के साइज पे डिपेंड कर रहा होता है। एटम का साइज बड़ा होगा तो आसानी से मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने में दिक्कत होगी। सो इट इज क्लियर कि भाई अलग अलग मेटल्स जो होंगे वो अलग अलग रेट के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से इनकी रिएक्टिविटी होगी। सो अगर हम सोडियम और पोटाशियम की बात करें तो सोडियम और पोटाशियम रिएक्ट वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, इतना फास्ट रिएक्ट करते हैं कि अगर इनको, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम और पोटाशियम आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। वहां कैन बी कट पड़ा था। एक्चुअल में अगर सोडियम या पोटाशियम को ऐसे बाहर निकाल के रखा जाए ना तो अपने आप दे विल कैच फायर, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप देम आउट एंड दे विल कैच फायर। तो अब तुम पूछोगे सर कहां से बाहर निकाल के रखा जाए उन्हें? सो दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन। अगर हमारे पास हमें सोडियम को स्टोर करना है, ठीक है,
तो हम पहले एक वेसल लेंगे, एक जार लेंगे, उस जार में पहले केरोसिन को फिल करेंगे और फिर उसके अंदर छोटे-छोटे टुकड़ों में सोडियम को रखेंगे। सोडियम ऐसे ही ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। अगर मान लो तुम सोडियम को कहीं से ऑर्डर देके मंगवाते हो, तो तुम्हारे घर भी सोडियम उसी तरीके से आने वाला है, ठीक है? अब सवाल ये आ सकता है कि सर केरोसिन में क्यों रखेंगे? वाटर में क्यों नहीं रखेंगे? तो भाई इसका रीज़न ये है कि सोडियम वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। बस केरोसिन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। केरोसिन जो ऑयल होता है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सोडियम और पोटेशियम उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो लैबोरेटरी या कहीं पर भी ये सोडियम या पोटेशियम जो स्टोर करके रखा हुआ होगा, इट वुड हैव बीन स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। सेकंड, surfaces of MgAl, zinc and lead. Now ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, दैट इज एयर के साथ, बट उतना रेट ऑफ रिएक्शन उतना हाई नहीं होता जितना सोडियम और पोटेशियम का होता है। सो इनके साथ क्या होता है कि जब इन मेटल्स को एयर में एक्सपोज करके रखा जाता है तो इनका जो टॉप सरफेस है वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और एक लेयर बन जाता है, ठीक है? जैसे हमारे पास कोई भी मेटल, सपोज एक एल्युमिनियम, एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलरली आता है अभी जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, उसमें ये कहा जाएगा कि भाई एल्युमिनियम जो होता है इट इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है? लेकिन हमारे घरों में जो कुकिंग यूटेंसिल्स होता है, खाने बनाने के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। तो भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात है ना कि हम जिस चीज में खाना बना रहे हैं वो एक ऐसे मेटल से बना हुआ है जो हाईली रिएक्टिव है। अगर मान लो हमारे जो फूड आइटम्स है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएं तो मे बी समथिंग, कुछ ऐसा प्रोडक्ट वहां पे प्रोड्यूस हो जाए जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो, हमारे लिए हार्मफुल हो। सो इसका रीजन ये होगा कि भाई एल्युमिनियम इज वेरी रिएक्टिव, नो डाउट, बट जब यूटेंसिल्स को बनाया जाता है उस समय क्या होता है भाई, उन्हें पैक, ऐसा तो नहीं कि सील पैक करके रखा जाता है, दे आर एक्सपोज टू द एयर। तो उनका जो टॉप लेयर होता है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है। सो बेसिकली जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह यूज हो रहा है दे आर इन कांटेक्ट विद एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड नॉट द एल्युमिनियम जो कि अंदर है, ठीक है? सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट आयरन की बात करते हैं। आयरन की रिएक्टिविटी और कम होती है। सो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग क्या होता है ना, आयरन के पाउडर्ड फॉर्म में छोटे 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 बारीक बारीक टुकड़े होते हैं, तो दे बर्न वाइगरसली। अगर आयरन, देखो आयरन को अगर हीट किया जाए तो मैक्सिमम क्या होगा, इट विल टर्न रेड हॉट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता कुछ। बट आयरन फिलिंग जो है दे विल बर्न वाइगरसली, मतलब यू थ्रो दैट आयरन फिलिंग्स इन अ फायर एंड छोटे छोटे वो दे विल स्पार्कल स्पार्कल करेंगे। फाइनली कॉपर, कॉपर बर्न नहीं होता, बट कॉपर को अगर हीट किया जाए, देखो कोई भी चीज को जब जनरली हम हीट करते हैं ना तो बेसिकली इट रिएक्ट्स विद एयर, वो एयर के साथ ही रिएक्ट हो रहा होता है। तो अगर मैं बोलूं कि सब्सटेंस एक्स इज हीटेड, तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो सब्सटेंस एक्स का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हुआ मैं उस बारे में बात करना चाह रहा हूं, ठीक है? So copper does not burn but is coated with black copper oxide. कॉपर को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, उसके लेयर पे कॉपर ऑक्साइड का, मतलब उसके आउटर सरफेस पे कॉपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। Au and Ag, Au stands for gold, Ag stands for silver. They do not react with oxygen. ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो दैट्स व्हाई सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। एक तो रीजन ये है कि भाई दे आर प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल का मतलब है कि हमारे अर्थ में ये सिल्वर और गोल्ड बहुत कम मिलते हैं, तो ऑब्वियसली जो चीज की सप्लाई कम होती है उसका रेट ज्यादा होता है, ज्यादा महंगा होता है वो। तो पहली बात तो इसको भाई ज्वेलरी बनाने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर और गोल्ड को। दूसरा कारण ये है कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, so they maintain their shine for a very very longer period of time. So that's why also gold और silver are preferred. इसका एक और रीजन है कि भाई गोल्ड और सिल्वर हाईली डक्टाइल है, हाईली मैलिएबल है, तो बहुत
पतले पतले छोटे छोटे डिजाइन बनाए जा सकते हैं यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि बाकी मेटल के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 में सोडियम और पोटेशियम मैक्सिमम दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव। उसके बाद की बात करूं एल्युमिनियम वगैरह की, दे आर लिटिल लेस रिएक्टिव। आयरन उससे भी कम रिएक्टिव होता है। देन कम्स कॉपर एंड फाइनली सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाई सिल्वर इज स्टोर्ड इन केरोसिन, ये बताओ। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई गोल्ड एंड, सॉरी मैंने सिल्वर बोल दिया, आई एम सॉरी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई इज नॉट सिल्वर, आई एम सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, व्हाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, ये चीज पूछा जा सकता है। तो यू कैन टेल दैट सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, सो टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। या ये पूछा जा सकता है गोल्ड एंड सिल्वर, कि गोल्ड और सिल्वर जो है उससे ज्वेलरी क्यों बनाया जा सकता है, दीज आर द रीजन। बाकी इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो। ठीक है, सो जस्ट वंस रीड ऑल दीज एंड टेल मी कि इज देयर एनीथिंग जो कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है इसमें पूरे में, अप टू हेयर। ठीक है, यहां तक पढ़ना है। 4th पॉइंट क्या है निशांत? 4th पॉइंट में बेसिकली ये है कि जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 का क्या मतलब है, व्हेन वी वर स्टडीइंग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो वहां पर एक लास्ट पेज पे एक एक्टिविटी था जहां पे कॉपर को हीट किया जाता है अंडर अ फ्लेम। तो उसमें क्या होता है ना, कॉपर जो है इट डजंट बर्न। जैसे आयरन को हीट किया जाएगा तो आयरन क्या होगा, यू विल से आयरन विल बिकम रेड हॉट, लेकिन कॉपर बर्न नहीं करता। इंस्टेड कॉपर ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। सो दिस ब्लैक कलर इज नथिंग बट द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ इस पांचों पॉइंट में जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, बाकियों से कम आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कॉपर वाला क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कवर हो जाता है। कॉपर वाला क्वेश्चन जब मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा था तो मैंने बताया भी था, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई मेटल एक्स को जब हीट किया जाता है तो उसका मेटल ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, आइडेंटिफाई मेटल एक्स, कुछ ऐसा सा पूछा जा सकता है। क्लियर है निशांत? हाँ जी ऋषभ, आई एम जस्ट कमिंग। नाउ नेक्स्ट आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक कैसे याद रखेगा? एम्फीबियंस, क्या होते हैं एम्फीबियंस? फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। टर्टल इज एन एम्फीबियन। तो व्हाट आर एम्फीबियंस? एम्फीबियंस उनको हम बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का कुछ ऐसा ही मतलब है। जनरली जो ऑक्साइड्स होते हैं, जनरली द ऑक्साइड्स आर ईदर मेटेलिक, सॉरी ईदर एसिडिक और बेसिक। अगर हम मेटल ऑक्साइड्स की बात करें तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात करें तो वो एसिडिक होते हैं। बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। कहने का क्या मतलब है?
कि देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया, मतलब ओनली फ्यू मेटल ऑक्साइड्स आर लाइक दैट, कि जब उसको हम जनरली मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, तो उनको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। जनरली ऐसा ही होना चाहिए, बट देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स विच कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ अ बेस, वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। अब सोचो कि हमें तो ये पता है कि मेटल ऑक्साइड्स बेस होते हैं, हमें यही पता ना कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं भाई, बेस होते हैं। तो अगर मेटल ऑक्साइड्स बेस होते हैं, मैं यहां से हटा देता हूं, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो हमें क्या पता मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेस होते हैं। तो क्या कोई बेस कभी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कभी भी नहीं करने वाला है। तो ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, ये तो ठीक है, हम इसको कह सकते हैं भाई मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, तो वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, सो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया कि जब कुछ मेटल ऑक्साइड्स को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, तो सोचा तो ये गया था कि रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड खुद भी बेस है। अब अगर एक बेस बेस के साथ रिएक्ट करा तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बट यहां पे मिला, सॉल्ट मिला और वाटर मिला। सो यहां पर इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो मेटल ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट मस्ट बी एसिडिक, ये एसिडिक होगा। अब ये जो दो मेटल ऑक्साइड्स है ना, जो मैंने फर्स्ट केस में यहां पे बात की और यहां पे बात किया, दोनों सेम मेटल ऑक्साइड्स हैं। मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट प्लस वाटर देता है, और यही एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देता है। So in the first case, aluminum oxide is behaving as a base. In the second case, aluminum oxide is behaving as an acid. The same metal oxide, same aluminum oxide, जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेस की तरह बिहेव करता है, और जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है। सो एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अपार्ट फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, इज इट क्लियर, एनी डाउट फ्रॉम हेयर? कुछ पूछना है किसी को यहाँ पे, आगे बढ़े? चलो, सो इसके रिएक्शंस हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ये नहीं बोलूंगा देख के चले जाओ, इसको मैं बोलूंगा रट के जाना। ठीक है, यहां तक कि तुम्हें बैलेंसिंग भी रटा हुआ होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन देखो, मेरा ये मानना है ना कि जब तुम एग्जाम देने जाते हो तो देयर इज अ चांस कि कुछ नया पूछ लिया जाए, और ऐसा भी चांस होता है कि कुछ चीजें भूल जाए हम। बहुत बार होता है ना कि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं, कुछ हो सकता है। सो माई स्ट्रैटेजीज कि जितने चीज, जो चीज तुम्हें पता है कि भाई इसको तो अगर एग्जाम में आया तो यही लिख के आना है, तो रट जाओ उस चीज को। ठीक है, तुमने एक बार समझ लिया उस चीज को, एंड देन मेमोराइज इट, अपने दिमाग में सेट कर लो। अब देखो, लर्निंग एक दिन का काम नहीं होता है, ऐसा नहीं तुमने आज पढ़ा। मैं यहाँ पे 2 मिनट लेके एक चीज कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये चीज देखा है, उनके दिमाग में क्या, मान लो अगर 10 तारीख को पेपर है, मान लो 10 मई को पेपर है, सपोज एक एजम्पशन में ले रहा हूं। ठीक है, तो वो सोचेंगे कि अगर अभी से याद किया जाए तो हम भूल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम 5 मई के बाद याद करना शुरू करेंगे, 5 को पढ़ेंगे, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को। कुछ बच्चे ये होंगे जो बोलेंगे हम 8 और 9 को ही बस यही 2 दिन पढ़ेंगे, कि तुरंत तुरंत पढ़ेंगे और तुरंत जाके उसको एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि फ्रेश फ्रेश याद करेंगे और एग्जाम में फ्रेश लिख के आ जाएंगे। बच्चे, एग्जाम में ये फ्रेश नहीं होता है। ठीक है, ये चीज तुम्हारा यूटी में मे भी काम कर गया होगा, क्योंकि एक चैप्टर का टेस्ट होता था। ठीक है, बट बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं होगा। ल- जो ये लर्निंग का प्रोसेस है ना, वो री होता है, लेयर वाइज याद होता है।
जैसे मान लो अभी तुमने इसको याद किया, ठीक है, तो अभी तुम्हें 20 to 25% ये याद हुआ होगा। तुमने इसे पढ़ा, तुम 75% भूल गए, तुम्हें 25% याद है। तुम एक हफ्ते के बाद फिर से पढ़ोगे, तो ये 25% 50% में कन्वर्ट होगा। फिर से पढ़ोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू 90%। एंड देन फाइनल एग्जाम के ये जो 8 और 9 तारीख या ये जो 5 तारीख के बाद जो पढ़ोगे ना तुम, ये सिर्फ 10% के लिए पढ़ोगे। 90% तुम्हारे दिमाग में सेट किया हुआ है, सिर्फ उस 10% के लिए पढ़ रहे हो, तब जाके तुम्हें याद होगा। ठीक है, ये बेवकूफी मत करना कि ये याद करने वाली चीजें इसको हम एग्जाम के एक दिन पहले याद करेंगे क्योंकि तब फ्रेश रहेगा। कुछ नहीं होने वाला है, वो हॉच पॉच हो जाएगा। एम्फोटेरिक का कुछ और किसी में लिख दोगे, किसी और का किसी और में लिख दोगे। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर साइंस, इट इज फॉर एवरी सब्जेक्ट। जो भी हम लर्न करते हैं ना, हमेशा एक लेयर वाइज होता है। दिमाग में रखो कि एटलीस्ट मुझे उसे 5 बार पढ़ना पड़ेगा कि मैं एग्जाम में अच्छे से लिख पाऊं। और ये पांचों बार के बीच में गैप होना चाहिए। अगर मैंने अभी कुछ याद किया है तो आफ्टर 1 वीक मैं उसको याद करूंगा, देन अगेन आफ्टर 3-4 डेज, देन अगेन आफ्टर 3-4 डेज, तब जाके दिमाग के अंदर वो सेट करेगा कि तुम एग्जाम में लिख पाओ। ये गलती मत करना कि मैं उसको 5 तारीख को पढ़ूंगा, ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ कचड़ा हो जाएगा। तो कमिंग बैक हियर, इसमें ये सेकंड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल्दो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट सेकंड इक्वेशन कभी कभी अलग से लिखने को आ जाता है, so you must remember it. Now there is a note here, बट ये सेशन मुझे 1 मिनट ही बचा हुआ दिख रहा है, तो इस सेशन को एंड होने दो। अभी फिर सेशन स्टार्ट होता है, उसमें मैं ये करवाऊंगा। तब तक तुम पढ़ लो इसे एक बार। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो जनरली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, सॉरी, जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, जनरली मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जनरली मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। और मैं पूछूं, क्या ऑल बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर? क्या सभी बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं? तो व्हाट विल बी योर क्वेश्चन, योर व्हाट विल बी योर आंसर? नो, सभी बेसिस वाटर में सॉल्युबल तो होते नहीं है। सो ओनली फ्यू बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। और ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। सो सेम लॉजिक यहां पे लगाओ। भाई मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिस होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, बट सभी बेसिस वाटर में तो सॉल्युबल होते नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई सभी मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए आर ऑल मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, तो तुम क्या सोचोगे, भाई मेटल ऑक्साइड्स तो बेस होता है और सभी बेसिस वाटर में तो सॉल्युबल हो नहीं सकते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि आर ऑल मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, तो ये आंसर विल बी नो। ऑल मेटल ऑक्साइड्स कैन नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, बट देयर आर फ्यू मेटल ऑक्साइड्स व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। एंड उन मेटल ऑक्साइड्स को जब वो वाटर में सॉल्युबल हैं, मतलब ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो गए, उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। सो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड ये ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एंड देन दे मेक वाटर सॉल्युबल बेसिस। और ऐसे वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा नहीं, 1 मार्कर मैक्स मैक्स ये पूछा जा सकता है कि आर ऑल मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, इफ, और गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आई होप क्लियर होगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन या एयर। सेकेंड पे आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। सो मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। मेटल, अभी हमने क्या पढ़ा था पहले, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन
एंड इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। बट क्या मेटल ऑक्साइड के साथ कुछ और फॉर्म कर रहा था? नहीं, ओनली मेटल ऑक्साइड। अब अगर मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो मेटल ऑक्साइड तो बनता ही बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बनता है। अब आई होप तुम सभी को याद होगा कि हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट? हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को कैसे टेस्ट किया जा सकता है भाई? बहुत अच्छे। ठीक है हर्ष, मैं समझ गया। भाई हाइड्रोजन गैस के बबल्स को अगर एक हम बर्निंग कैंडल या किसी भी बर्निंग सब्सटेंस के सामने लेके आते हैं तो दे विल एक्सप्लोड, एक छोटा सा एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, याद कैसे रखते भाई एग्जाम में? अगर भूल जाओ कि भाई हाइड्रोजन का क्या फंडा था, तो मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि भाई हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉम्ब को मैं रिलेट कर देता हूं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, ऐसा हमें पता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब भी एक्सप्लोड करता है, तो ये हाइड्रोजन भी हल्का सा क्या करता है? एक्सप्लोड करता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि भाई इट इज हाइड्रोजन गैस। सो ऋषभ, मैं वहां तक पहुंचूंगा। अभी जैसे ये रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर है ना, तो अभी मैं इसका जब एग्जांपल्स लूंगा तो बताऊंगा कि कैल्शियम वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है। ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग देयर। तो भाई मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब अगला सवाल मेरा सॉरी, इज हाइड्रोजन हेवियर और लाइटर देन वाटर? बताओ भाई, हाइड्रोजन वाटर से हेवियर होगा, लाइटर होगा? लाइटर होता है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे, मतलब जरूर कंफ्यूजन होगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे याद रखो, हाइड्रोजन बलून्स का नाम सुना है? या वो छोड़ो, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को कैसे टेस्ट किया जा सकता है, डू यू रिमेंबर द डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है? क्या डायग्राम है? उस गैस को सोप वाटर से पास किया जाता है तो बबल्स बन के हाइड्रोजन गैस ऊपर हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो भाई हाइड्रोजन गैस लाइटर होगा तभी तो वो हवा में उड़ रहा है। ठीक है, सो यस, हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन वाटर। सो अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या होगा? बाहर की तरफ आ रहा होगा, वाटर के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, इसी से हमें आगे चीजें चीजें समझ में आएंगी। अब देखो, अगेन मेटल्स, अलग अलग मेटल्स का वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर हम पोटाशियम और सोडियम की बात करें तो दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? हीट रिलीज, काफी ज्यादा हीट रिलीज होता है। अब जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड के साथ क्या बनता है? हाइड्रोजन। एंड वी नो दैट हाइड्रोजन इज वेरी एक्सप्लोसिव, हाईली इन्फ्लेमेबल, तुरंत उसमें आग लग सकती है। ठीक है, सो जब पोटाशियम और सोडियम, जैसे मान लो पोटाशियम किस में था? केरोसिन ऑयल में था, मैं तुरंत उसको निकालता हूं और पानी में फेंक देता हूं, व्हाट विल हैपन? पानी में आग लग जाएगा। ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ मैजिक, यू थ्रो पोटाशियम इन वाटर एंड इट विल कैच फायर, पानी के अंदर आग लग गया। तो हाउ इज दैट पॉसिबल एंड व्हाई डज इट हैपन? इसका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है भाई? इसका रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन गैस इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो दिस हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू कैच फायर। और जब ये पोटाशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है? टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है कि दिस हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर। ठीक है, सो ये आ सकता है पहला क्वेश्चन कि व्हाई सोडियम एंड पोटाशियम कैचेस फायर when thrown in water या when reacted with water. The reason is that this reaction is highly exothermic and due to this
द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैचेस फायर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके केमिकल इक्वेशंस एक बार देख लो, बट नॉट टू लर्न, लर्न नहीं करना है तुम्हें, बस ध्यान रख लो कि भाई K प्लस H2O गिव्स KOH and H2 एंड सो ऑन। ठीक है, यू डोंट हैव टू लर्न, जो लर्न करना वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो लर्न नहीं करना वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक पूरे में मैंने सिर्फ एक ही चीज, एक ही इक्वेशन को बोला रट लेना, एंड दैट इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा बोले कि सर मुझसे तो इक्वेशन याद होता ही नहीं है, क्या मैं पास नहीं कर पाऊंगा? तो नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं कि तुम फेल कर जाओगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें 1 नंबर तो डेफिनेशन होगा और 1 नंबर एग्जाम्पल होगा। अगर तुमने डेफिनेशन लिख दिया तो 2 में से 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, बचा 1 नंबर, इसमें तुम एग्जाम्पल दे सकते हो भाई Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड इज द एग्जाम्पल, तो हो सकता है इस 1 मार्क्स में से तुम्हें हाफ मार्क्स और मिल जाए। ठीक है, तो अगर तुम केमिकल इक्वेशंस नहीं याद कर पा रहे होगे तो यू विल लूज सम मार्क्स, बट ऐसा भी नहीं होगा कि तुम मार्क्स ला ही नहीं पाओगे। केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना होता है कि हमसे तो केमिकल इक्वेशन याद नहीं होता इसलिए हमारे केमिस्ट्री में नंबर नहीं आते। नो, इट इज रॉन्ग। केमिकल इक्वेशन याद नहीं होने से तुम्हारे नंबर कम जरूर हो सकते हैं, 25 to 30% कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन वही चीज मैंने बोला ना कि तुम जब लेयर वाइज याद करोगे तो याद हो जाएगा। अभी तुम एक बार याद करो, अगले संडे को एक बार उसको रिवाइज कर लो, फिर रिवाइज कर लो, तो तुम्हें तब याद रहेंगी चीजें। ठीक है, वो मत करना जो मैंने समझाया है कि भाई एग्जाम के टाइम फ्रेश फ्रेश याद करेंगे तो फ्रेश कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर। नाउ कैल्शियम भी तो एक मेटल है, तो मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन मिलेगा हमें? मेटल ऑक्साइड मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब होता क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस तभी फायर कैच करेगा जब उस रिएक्शन में इतना हीट इवॉल्व होगा, जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा। लेकिन अगर हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस तो बनता है, उसका बनना तो तय है, लेकिन इतना हीट जनरेट नहीं हो पाता कि ये हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर ले। So as a result, hydrogen gas is formed, but due to insufficient heat produced, it doesn't catches fire. So now what happens? भाई ये हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है, इट कम्स टू द सरफेस ऑफ द वाटर। जैसे अगर हमारे पास एक बीकर है, हाइड्रोजन गैस यहां जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ये सरफेस तक आना शुरू करेगा। नाउ व्हाट हैपेंस कि जो कैल्शियम है, जो अभी पूरी तरह से रिएक्ट नहीं हुआ है, हाइड्रोजन के बबल्स उसमें चिपक जाएंगे और इस कैल्शियम को भी सरफेस पे ले आएंगे। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या कैल्शियम अपने मर्जी से ऊपर फ्लोट कर रहा है? भाई कैल्शियम तो मेटल है, मेटल की डेंसिटी तो वाटर से ज्यादा ही होनी चाहिए, तो कैल्शियम अपने आप ऊपर कैसे आ गया? कैल्शियम अपने आप अपने किसी प्रॉपर्टी की वजह से ऊपर नहीं आया है। ये कैल्शियम में क्या, हाइड्रोजन गैस के बबल्स चिपक गए हैं और वो उसको वाटर के सरफेस तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, सो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। दिस इज द रिएक्शन, अगेन इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तुम इसको सेफली छोड़ सकते हो। ठीक है ऋषभ, समझ में आया एग्जाम में क्वेश्चंस का क्या आंसर था? ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन से ज्यादा मत टेंशन लो। पढ़ो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ छोड़ दो, पढ़ो, बट ऐसा नहीं कि भाई एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि भाई केमिकल इक्वेशन तो याद होता नहीं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता केमिस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, बट हाँ यू हैव टाइम, तुम उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ आधा घंटा ही एक बार में पढ़ सकते हैं, ठीक है, आधा घंटा पढ़ो आज। ठीक है, लेकिन जैसे जब अगली बार केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो क्या करो कि जो तुमने आज पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करो, फिर अगली बार पढ़ो, तो देन इट विल गो ऑन। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे भी केमिकल इक्वेशन याद करना रटना जरूरी नहीं है। कमिंग ऑन टू थर्ड टाइप, मैग्नीशियम की बात करते हैं। नाउ मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, सो इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर ओनली, और इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बट तुम समझ सकते हो कि भाई मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाने के लिए पहले से तुम्हें एनर्जी देना पड़ रहा है। ठीक है, यू आर गिविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर, तो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सो तो है ही नहीं।
कैल्शियम में तो फिर भी थोड़ा बहुत हीट निकला था, लेकिन मैग्नीशियम में तुम्हें ही हीट देना पड़ रहा है कि रिएक्शन प्रोसीड कर पाए। तो यहाँ पे हीट इवॉल्व होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम ही तो दे रहे हो हीट। तो जब तुम हीट उसको सप्लाई कर रहे हो तो वो हीट कैसे प्रोड्यूस कर पाएगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो यहाँ भी जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, इट स्टिक टू द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम मेटल, और मैग्नीशियम मेटल कैल्शियम की तरह ही फ्लोट करने लगता है। तो अगर दिमाग में हम सोचे कि भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो दोनों फ्लोट करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाने के लिए हमें हॉट वाटर सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ, एल्युमिनियम, आयरन या जिंक की बात करें तो ना ये कोल्ड के साथ रिएक्ट करता है, ना ये हॉट के साथ रिएक्ट करता है। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है भाई? सोडियम पोटाशियम ये वेरी रिएक्टिव है, ये रिएक्ट करके बहुत हाई एनर्जी भी प्रोड्यूस कर देंगे, हीट एनर्जी। कैल्शियम की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, मैग्नीशियम की थोड़ी और कम है। अगर हम एल्युमिनियम, आयरन या जिंक की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी और कम है और डिक्रीज होते जा रही है। तो ये हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट, कोल्ड के साथ तो चलो सवाल ही नहीं उठता, हॉट के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाते। अगर तुम्हें एल्युमिनियम, आयरन या जिंक इनको रिएक्ट करवाना है तो तुम्हें और एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यू सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, बिकॉज वी नो दैट स्टीम कंटेन्स मोर एनर्जी। तो अगर स्टीम सप्लाई करेंगे तो कहीं जाके ये एल्युमिनियम, आयरन या जिंक जो है वो रिएक्ट करने वाला है। हाँ जी हर्ष, ये याद होना चाहिए कि देखो कौन सा, बहुत सारे मेटल थोड़ी ना है कि भाई याद करना है, तुम्हें 5-6 मेटल को याद रखना है। स्टेटमेंट याद रखना है कि भाई कैल्शियम जो है वो कोल्ड के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड के साथ नहीं रिएक्ट कर पाता, हॉट के साथ रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम, आयरन या जिंक हॉट या कोल्ड दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे जो नोट्स में दिया वो लेयर वाइज दिया है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो तुम्हारे दिमाग में एटलीस्ट इतना तो याद रहे कि फर्स्ट पॉइंट में ये था, सेकंड में ये था, थर्ड में ये था, फोर्थ में ये था। तो जो फर्स्ट में था वो बहुत रिएक्टिव था, सेकंड वाले की रिएक्टिविटी थोड़ी कम थी, थर्ड पॉइंट में जो एलिमेंट्स है उसकी रिएक्टिविटी और कम है, फोर्थ पॉइंट वाले की और कम है। तो लेयर वाइज तुम्हें याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है। ना उसके आगे देखते हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड, भाई इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। ये वाटर के किसी भी स्टेट के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, कोल्ड के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हॉट के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। कुछ भी कर लो, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। इज इट क्लियर? ये क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट दे दिया है, बट तुम अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हो। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक रख रहा हूँ, अगले क्लास में मैं इसके आगे कंटिन्यू करवाऊंगा, ठीक है। यू कैन लीव द सेशन।